तुम लोग आगे निकलो, मैं टिकट लेके आती हूँ। ठीक है। जल्दी दो, जल्दी दो। किसी को नहीं बताना, प्लीज। हाँ प्लीज। এই যে মহারানীরা, क्या जेठी माँ? कर ली ना अपनी जिद पूरी? दे दी ना उच्च माध्यमिक की परीक्षा? अब से मेरे और काकी माँ से घर काम के काज सीखो दोनों। बाबू जल्दी दो, जल्दी दो। किसी को नहीं बताना। ये टाइम तो अभी डांस क्लास की है ना? जो कि आज नहीं है। तुम्हारी टीचर बीमार है, उसका फोन आया था। जाओ आप जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, जाओ जाओ। अरे आ गई तुम दोनों, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे घर की तुम पहली लड़कियां हो जिन्होंने उच्च माध्यमिक की परीक्षा दी है। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? अभी बोली नहीं, टुपुर बड़ी है ना, वो पहले बताएगी। बोल टुपुर। कुछ नहीं चाहिए काकी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे क्या? बोल टुपुर। मैं बोलूँ ना माँ? ओहो, तू ही बता, बोल क्या चाहिए तुझे? हम दोनों के लिए एक एक मोबाइल। मोबाइल? दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का? मोबाइल चाहिए तुम्हें? जाओ अपने कमरे में जाओ। আপনি যে নাম্বারটিতে ডায়াল করেছেন বন্ধ আছে। আপনি যে নাম্বারটিতে ডায়াল করেছেন বন্ধ আছে। लड़कियां कहाँ दिख नहीं रही? पता नहीं, स्कूल से आने के बाद तो मैंने देखा था, शायद कमरे में होंगी। बोधी, बोधी, वो अपने कमरे में भी नहीं है, ऊपर छत पे भी नहीं है। तो फिर गई कहाँ? वो तो मालूम नहीं। शारदा को बुलाओ। ठीक है, बुला रही। कहाँ लड़कियां? मालूम नहीं। चारू? हेडक्वार्टर कॉलिंग, इंस्पेक्टर मुखर्जी। यस मुखर्जी है। गंगा के घाट पे एक लड़की की लाश मिली है जिसकी उम्र लगभग 17-18 साल है। सर, हत्या गला काट के हुई है। ये लड़की की पीछे है, इसी ने सबसे पहले डेड बॉडी को देखा है। लड़की कौन है? सर, लड़की का नाम चारू है, पिता का नाम रणजय रॉय, वो मृत्युंजय रॉय के छोटे भाई। मृत्युंजय राय? ये मृत्युंजय राय वही है ना जो बंगला अस्मिता संघ नाम से एक लोकल संगठन चलाता है और खुद को एरिया का मॉडल पुलिस कमिश्नर समझता है? चारू, 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 चारू आपकी बेटी है क्या? हाँ। क्या लगता है आपको कैसे हुआ ये? पता नहीं, कल शाम से या कल रात से पता नहीं था इसका। मतलब आपके घर की लड़की गायब थी और आपको पता ही नहीं कि कब से गायब थी? नहीं,
मेरे बेटे की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी कल शाम को। उसी को संभालने में लगी थी पूरी शाम। रात होते होते ख्याल आया कि चारू घर में नहीं थी। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम बुलवाओ और पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। हमें आपके घर वालों से पूछताछ करनी होगी, और घर वालों के अलावा उन सभी लोगों से जिनका चारू से कुछ वास्ता था। दादा, आपने बताया था कि चारू शाम से या रात से गायब थी, फिर आपने उसे ढूंढा होगा, पर ढूंढने पर जब वो नहीं मिली तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की जरूरत नहीं समझी आपने? हमारे घर की बेटी थी, वो भी जवान। अगर पुलिस में जाते तो लोग तरह तरह की बातें बताते। यही सोचकर मैंने कोई दुश्मन जिसमें शक? किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे परिवार पर हाथ डाल सके। वैसे भी हमने अपनी बेटियों को अपनी आंखों से कभी दूर नहीं होने दिया। उसकी माँ या पीसी, उनकी हर वक्त नजर रहती थी बेटियों पर। बेटियों पर? मेरी भी एक बेटी है, चारू से 6 महीने बड़ी। टुपुर नाम है उसका। कहाँ है वो? यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो बर्धमान गई हुई है। हमारे गुरुजी हैं, वहीं उन्हीं के आश्रम में गई हुई है। अपनी बहन की मौत पर भी नहीं आई? हमने ही खबर नहीं दी। वो एक कठोर उपवास कर रही है 11 दिनों का। अब जो हो चुका सो उसके आने से तो कुछ बदलेगा नहीं, इसलिए मैंने उनके उपवास को खंडित करना उचित नहीं समझा। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ खास नहीं है। क्या लगता है सर, क्या हो सकता है? जिस तरह की फैमिली है, किसी दुश्मन का ही काम लगता है। दोनों भाई अपने संगठन के थ्रू मॉरल पुलिसिंग करते हैं। वैलेंटाइंस डे पर गिफ्ट शॉप या रोजेस की दुकान पर तोड़फोड़ कर देना, या फिर लवर्स पॉइंट पर जाकर लड़का लड़की पर हल्ला बोल देना। अच्छी खासी लिस्ट होगी दुश्मनों की, कोई भी कर सकता है। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, ये शायद कोई अपने का काम है। क्योंकि लड़की की बॉडी पर, हाथ पैरों पर कहीं भी स्ट्रगल के कोई निशान नहीं थे, और गले पर जो वार किया गया था वो भी एकदम क्लीन था, जैसे किसी ने चाकू रखा और चला दिया। अब ऐसा सिर्फ 2 ही केसेस में हो सकता है। या तो लड़की उस कातिल को जानती थी और उसे अपने पास आने दिया, या फिर किसी ने धोखे से पीछे से उसका गला काट दिया। जिस 17 वर्षीय लड़की चारू की हत्या की तफ्तीश चल रही थी, उसे लेकर पुलिस को शक था कि उसकी हत्या एक ऑनर किलिंग का मामला हो सकता है। परिवार से पूछताछ करने पर बातों बातों में उसकी बहन टूपुर का नाम निकल कर आया, जो कि चारू से कुछ ही महीने बड़ी थी और उसके बहुत करीब थी। लेकिन परिवार वालों ने चारू की मौत की खबर टूपुर को नहीं दी थी, और उन लोगों ने ऐसा करने का जो कारण बताया था, वो कारण पुलिस के गले नहीं उतर रहा था। तो तुम दोनों ने उसे जाते हुए नहीं देखा? हाँ, टुपुर को था? वो तो बर्धमान में गई है, गुरुजी आश्रम। बर्धमान गई हुई है, हमारे गुरुजी हैं। जाओ। चारू की माँ से मुलाकात हो सकती है? I think you guys have to be a little patient. उसकी बेटी की मौत हुई है और बेटा क्रिटिकल कंडीशन में है। अभी वो आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ उसे? मतलब बेटे को बुखार हुआ है और तभी से बेहोश है। अभी तक होश नहीं आया पूरी तरह। चारू का रूम देख सकते हैं? आइए जी। वाह, चेक करो अच्छी तरह। सर, शायद ये दरवाजा बगल वाले कमरे में खुलता है। कौन रहता है इसमें? उधर टुपुर का कमरा है। अभी वो आश्रम में है, इसलिए खाली है। तो क्या रे परिवार झूठ बोल रहा था? क्या टूपुर को लेकर कोई ऐसी सच्चाई थी जिसे वो लोग पुलिस से छिपा रहे थे? क्या टूपुर का चारू की हत्या से कोई संबंध था? और सबसे बड़ा सवाल था कि क्या टूपुर अपने गुरुजी के उसी आश्रम में थी जहां उसका परिवार उसके होने का दावा कर रहा था, या फिर वो कहीं और थी?
छोड़ दो मुझे, जाने दो यहाँ से, मुझे जाने दो। गलत दिशा में जा रहे हैं आप लोग। इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। खूनी घर से बाहर है, घर में नहीं। चारू के गायब होने की बात समाज के डर से छुपाई थी या फिर कोई और वजह थी? क्या कह रहे हैं आप? और क्या वजह हो सकती है? वो तो आप ही बता सकते हैं। एक क्लू देता हूँ आपको, शायद उसका किसी से प्रेम हुआ और फिर कोई और था जो। जी बिल्कुल नहीं, हमारी घर की बेटियां वो सब नहीं करती, और न ही किसी की हिम्मत हो सकती है कि हमारी घर की बेटियों पर कोई नजरें उठाए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि किसी ने ऐसी हिम्मत दिखाई हो और उसकी हिम्मत देखकर आपकी भतीजी का दिल पिघल गया हो और उस वजह से आपके सम्मान को ठेस पहुंची और बदला लेने के लिए आपने खुद ही। आप हद पार कर रहे हैं इंस्पेक्टर। ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप हमारे चारू के बारे में? कैसे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं आप इन पर? कानून की जांच किसी हद और दायरे में रहकर नहीं की जाती मिसेस रॉय। हमारे सवाल आपको तकलीफ पहुंचा रहे होंगे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ आपकी भतीजी के कातिल को ढूंढना है, जो कोई भी हो सकता है। सब इंस्पेक्टर मित्रा स्पीकिंग। सर, जहां सुबह उस लड़की की लाश मिली थी, उससे कुछ ही दूरी पर उसी के हम उम्र एक लड़के की लाश मिली है। ओवर एंड आउट। सर, इनका कहना है किसी ने आधा घंटा पहले इस लाश को देखा था, लेकिन कोई पहचानता नहीं है। लगता है किसी और एरिया का होगा। लेकिन खास बात यह है कि इसकी हत्या भी चाकू से गला काट कर की गई है। एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ खास नहीं है सिवाय टाइम ऑफ डेथ के, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि दोनों केसेस में, यानी कि चारू और लड़के की, मर्डर वेपन सेम थे। मर्डर वेपन को लेकर हुए इस खुलासे ने पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि ये दोनों हत्याएं ऑनर किलिंग यानी कि पारिवारिक सम्मान के लिए की गई हत्याएं हो सकती थी। मुमकिन था कि जिस लड़के की लाश मिली थी उसके और चारू के बीच प्रेम संबंध रहा हो, और जिसका पता चलने पर चारू के परिवार वालों ने ही चारू और उस लड़के को मार दिया हो। तुमने मृत्युंजय और रंजा के नेबर से बात की, कुछ पता सर? कई नेबर्स ने कुछ ना मालूम होने की बात की है सर, लेकिन एक लेडी है जो चारू के पिछले वाली गली में रहती है। उसने उस रात कुछ देखा था। मेरी भी एक बेटी है, कल उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है, यही सोचकर आपको बता रही हूँ। लेकिन उन दोनों भाइयों को पता चला तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। घबराइए मत, भरोसा रखिए। किचू हाबे ना अपना, बताइए क्या देखा? उस रात सोने से पहले मैं दरवाजा बंद है कि नहीं देखने आई थी, तब देखा कि बुआ पिछले दरवाजे से आई और उसने किसी के हाथ में कुछ नोट थमाए। धन्यवाद सर, सुजाता की ऑनर किलिंग थ्योरी के बाद अब यही लग रहा है कि वो कोई और नहीं, चारू ही होगी। पीसी उन दोनों लड़कियों के साथ सबसे ज्यादा वक्त रहती थी और चारू ने उसे बताया होगा शायद अपने अफेयर के बारे में, और पीसी को मालूम था कि उनके भाई उन दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे, इसलिए शायद उसको पैसा देकर घर से भगा दिया। लेकिन किसी तरह घर वालों को मालूम पड़ गया इन दोनों के बारे में और शायद उन दोनों को इसलिए मार दिया। इस पीसी से बात करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं अकेले में। सुनिए। आप लोग? जी हाँ, हमें पता चला है कि कुछ है जो आप सबसे छिपा रही हैं, तो हमने सोचा कि आपके इस राज के भागीदार हम भी बन जाएं। क्या बोल रहे हैं आप? मेरे पास क्या है छिपाने के लिए? जिस रात चारू को मारा गया था, घर के पीछे आप किसी से मिली थी। कौन था वो? चारू या फिर वो लड़का जिसे मारा गया? अगर अकेले में यहाँ पर जवाब ना देना चाहें तो आप घर पर भी दे सकती है आपके भाइयों के सामने। नहीं, उन्हें मत बताइएगा। वो चारू नहीं थी, वो मेरा बेटा था। हमारे पुश्तैनी गांव में रहता है वो। कभी कभी आ जाता है मेरे पास। उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, लेने आया था। लेकिन इस तरह रात के अंधेरे में सबसे छिपकर? बहन हूँ मैं उनकी, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए। असलियत में घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको किसी पर शक है? मतलब चारू के साथ किसी को देखा है कभी?
नहीं बताना, प्लीज। हाँ प्लीज। क्या बात कर रहा था? हाँ? बाबू है ना तेरा नाम? शंकर मंडल का लौंडा? अब मैं क्या बात कर रहा था? हट! हट! ओए! रुक जा! एक बात सुन, अभी कभी भी इधर नजर आना तो जिंदा नहीं बचेगा, याद रखना। अपने भाइयों को ये बात बताई आपने? नहीं, बहुत गरीब घर का लड़का है। अगर भाइयों को बता देती तो वो उसे छोड़ता नहीं और ना ही उसके परिवार को। लेकिन इस बार ड्राइवर ने सब कुछ मृत्युंजय को बता दिया था। मालिक, आपको एक बात बताना था। हाँ बोलो। बात तूने पहले क्यों नहीं कही? सुनो, मालिक अंदर है साहब। तुमसे बात करनी है मुझे। कहिए। जिस रात चारू गायब हुई थी और तूने अपने मालिक मृत्युंजय को बाबू मंडल के बारे में बताया था, उसके बाद कहाँ गए थे तुम लोग? कहाँ गए थे तुम लोग? कुछ पूछा मैंने। बाबू के घर में। क्यों मार? अरे मत छोड़ दो मेरा बेटा। मारे मेरा बेटा। चारू कहाँ है? मुझे नहीं पता। बोल कहाँ है? सच में नहीं पता। चारू कहाँ है बता दे, वरना जान से मार दूंगा। बहुत मारा साहब उन्होंने मेरे बेटे को, तब से वो घर नहीं लौटा है। पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ, अभी वो जिंदा है कि नहीं। आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? ऐसा करते साहब तो वो जान ले लेते हमारी। यही आपका बेटा? नहीं साहब, ये तो बाबू नहीं है। मित्रों, अपने सारे इन्फॉर्मर से कहो इस बाबू मंडल को ढूंढने के लिए। ये लड़का जरूर कुछ ऐसा जानता है जिसे जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके। ये घाट वाली घटना कब की थी? जी परसों की। मतलब परसों तक टुपुर यहाँ थी? तो फिर मृत्युंजय और बाकी घर वालों ने झूठ क्यों बोला कि पिछले एक हफ्ते से वो वर्धमान में है, गुरुजी के आश्रम में? नहीं, वो गुरुजी के आश्रम में नहीं है। तो फिर कहाँ है? चारू जिस रात को गायब हुई उसी रात से टुपुर भी गायब है। चारू, चारू, खोकन, चारू कहाँ? चारू जी तो गई। कहाँ गई? मंदिर। कह रही थी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, मैं देखती हूँ। मैं आऊँ? नहीं, तू ये रुक। पर मुझे आना है। बाबा बोला ना, नहीं तू ये रुक। बाहर होने ठंडा से ठंड लग जाएगी तुझे। वैसे भी तू हर दूसरे दिन बीमार पड़ जाता है। यही रुक। हाँ यही रुक। चारू और टुपुर एक साथ गायब हुई थी एक ही वक्त में, तो फिर इनका परिवार इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा था? चारू की हत्या हो चुकी थी और टुपुर का कहीं कोई पता नहीं था। ये बात साफ थी कि कोई और भी बड़ा सच था जो इन लड़कियों का परिवार छुपा रहा था। हो सकता था कि चारू की हत्या उसके अपने परिवार के ही किसी सदस्य ने की थी और टुपुर के गायब होने में भी उन्हीं का हाथ था। और अब वक्त आ गया था कि इस परिवार से सख्ती से पूछताछ की जाए। हमारी दोनों बेटियां एक साथ गायब थी। लड़कियां कहाँ? दिख नहीं रही। शायद कमरे में होंगी। वो अपने कमरे में भी नहीं है, ऊपर छत पे भी नहीं है। गई कहाँ? दूसरे दिन चारू की लाश मिली तो लगा हमारी प्रतिष्ठा पर दोहरे दाग लगने से अच्छा है एक ही लगे। हमने झूठ कहा था कि टुपुर आश्रम में, असल में हमें ही नहीं पता कि वो कहाँ थी और उसके साथ क्या हुआ है। आपकी बात पर यकीन तो नहीं आ रहा है। मैं बताती हूँ। उस दिन अपने रोज के समय पर ही दोनों घर लौटी थी। कर ली ना अपनी जिद पूरी, दे दी ना उच्च माध्यमिक की परीक्षा। अरे आ गई तुम दोनों। आज मैं बहुत खुश हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? हम दोनों के लिए एक मोबाइल। मोबाइल? पता नहीं था मुझे कि आखिरी बार देख रहा हूँ मैं उन्हें। उसके बाद तो लाश ही मिली थी मुझे। और जब शाम को घर लौटा
दोनों बेटियां घर पर नहीं हैं। नहीं मालूम? अरे तुझे गांव से यहाँ किस लिए लाया है? पूजा पाठ करने के लिए? आप शारदा पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? 24 घंटे तो वो चुप रहो, चुप। दोनों कहाँ है? ठाकुर को डॉक्टर को बुलाने गए हैं। मेरे बेटे खोखन की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी उस शाम को खेलने गया था डॉक्टर साहब। जब अंधेरा होते हुए भी नहीं लौटा तो हम सब उसे ढूंढने निकले। घर के पीछे वाली गली में मिला, बेहोश पड़ा हुआ था। पूरा बदन तप रहा था बुखार में। मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, आप करवा लीजिए। और मैं जब खोखन के टेस्ट करवा के घर लौटा तो देखा कि पूरा कलकत्ता छान मारा, लड़कियों का कोई पता नहीं। सर्वनाश, कहाँ जा सकती है दोनों? इसका जवाब तुम्हें देने चाहिए। 3 औरतें रहकर भी घर संभाल नहीं पाती। दादा अभी छोड़िए ना ये सब बातें, चलिए पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। माथा खराब है क्या तेरा? पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगा ताकि पूरे समाज को पता चल जाए कि हमारी जवान बेटियां घर से गायब है। अगर वो सब ना सोचकर आप लोगों को खबर कर दी होती तो शायद हमारी बेटियों के साथ ये सब न हुआ होता। दीदी क्यों कटा गया मेरा दीदी का? क्यों कटा गया मेरा दीदी का? क्यों कटा गया मेरा दीदी का? मेरे बेटे खोखन बहुत गहरा सदमा लगा है उसको अपनी दीदी की मौत का। होश में तो आ गया है लेकिन बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, क्यों काटा है मेरे चारू दीदी का गला? जब चारू की मौत की खबर लगी तब खोखन बेहोश था, उसने चारू की डेड बॉडी भी नहीं देखी है। फिर वो ऐसा क्यों कह रहा है? मे बी यूर राइट। मैं खुद था उसके पास पूरा टाइम, वो बेहोश था और सडनली उसकी तबीयत के बिगड़ने का कोई रीजन नजर नहीं आया मुझे, जबकि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी उसकी। पॉसिबिलिटीज है कि उसने कुछ ऐसा देखा होगा जो उसे देखना नहीं चाहिए था और सदमे से उसकी यह हालत हुई होगी। बात कर सकते हैं उससे सीधे इस हालत में? बेहतर है मैं एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट बुला लेता हूँ। वो देखो, वो जो अंकल है ना मूछ वाले, अगर तुम्हें कोई डराएगा ना, ये अंकल लोग मिलके उनको बहुत मारेंगे और सजा भी दिलवाएंगे, समझे? मेरी भी एक छोटी बहन थी और जब मैं छोटी थी ना, उसका भी किसी ने गला काट दिया था मेरे ही सामने। लेकिन मैं घबराई नहीं, मैं सीधा जाके पुलिस के पास गई और उसको सजा दिलवाई। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारा चारू दी का जिसने गला काटा उसको सजा हो? हम सब मिलके ना उसको सजा दिलवाएंगे। लेकिन उसके पहले तुम्हें हमें बताना होगा उस दिन तुमने क्या देखा था, किसने काटा था चारू दी का गला? बताओ बताओ बेटा। उस दिन टुपुर जी ने चारू दी का गला काट दिया, चाकू से उन्हें मार डाला। टुपुर ने चारू का गला काटा और उसे मार दिया। खोखन द्वारा किया गया खुलासा बेहद चौंका देने वाला था, लेकिन पुलिस इसे अंतिम सत्य मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि जिन परिस्थितियों में यह बयान सामने आया था उसमें इसके झूठे साबित होने की संभावनाएं कुछ ज्यादा ही थी। चारू की हत्या के ऑनर किलिंग होने का पुलिस का शक अब भी दूर नहीं हुआ था, इसलिए रे परिवार अब भी उनके शक के दायरे में था। यह बहुत मुमकिन था कि चारू के पिता रौंजय और जेठू यानी कि ताऊजी मृत्युंजय ने खोखन पर दबाव डालकर जबरदस्ती उसे बयान देने पर मजबूर किया हो, ताकि इन्वेस्टिगेशन गलत दिशा में चली जाए और वो लोग उन्हें छोड़कर टुपुर की तलाश में निकल पड़े, एक कभी न खत्म होने वाली तलाश में। लेकिन ये सब महज अंदाजे थे और इन्हें सबूतों की कसौटी पर परखे बिना पुलिस किसी को भी क्लीन चिट नहीं देना चाहती थी। मामला अब और पेचीदा हो गया था। ऐसे हालात में सिर्फ एक ही शख्स सच्चाई पर रोशनी डाल सकता था और वो था बाबू मंडल, वो लड़का जिसे आखिरी बार टुपुर के साथ देखा गया था और जिसे तमाम कोशिशों के बावजूद भी पुलिस अब तक ढूंढ नहीं पाई थी।
पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है, बाबू मंडल। सर, जिस हुलिया का आपने जिक्र किया था, ठीक वैसा ही एक लड़का हिदुआ पार्क में देखा गया है। बाबू लौसी का दुकान में है। बाबू चल शुरू हो जा। मैंने कुछ नहीं किया सर, सच में मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने यही बात उसके बाप से भी बताया था सर, लेकिन उसने मेरी बात नहीं माना सर। वो मुझे मार डालते सर, इसीलिए मैं वहां से भाग के गए थे। शाहरुख खान मरने का पता नहीं मुझे बाद में चला सर, वो भी अखबार पढ़ने के बाद सर। बोलता रहे। सर मैं कुछ नहीं कर, मैं कुछ नहीं जानता सर, कुछ नहीं किया सर। अब मेरा यकीन कीजिए सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर आपको। ओ हाँ सर, एक बात याद आया। वो टुपुर के कहने से मैंने एक प्रेगनेंसी किट ला के दी थी सर, बस। प्रेगनेंसी किट? हाँ सर, वो घाट पर, उस दिन घाट पर जब उसके ड्राइवर ने मेरे को मारा था सर। बताइए तो सही क्या बात है, ऐसे कैसे आप? अभी पता चल जाएगा। अच्छी तरह कमरे की तलाशी लो। ओके सर। जी सर। सर, टुपुर ने लेटर छोड़ा है। पढ़ो। मुझे माफ कर दीजिए माँ बाबा। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, जिसे आपके सामने सिखाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसीलिए मैं चाह रही हूँ आपसे बहुत दूर। आपको पता है इसके बारे में कुछ? हमें नहीं पता कि किस गलती की बात कही है टुपुर ने। सर ये देखिए, वाइन। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का? मोबाइल चाहिए तुम्हें? सर डायल और रिसीव में वही सेम नंबर है, लग तो रहा है कोई लोकल नंबर है। डायल करो। जी सर। सर नंबर यूज में नहीं है। और ट्राई करो और पता करो किसका नंबर है। ठीक से चेक करो, कुछ और भी मिलेगा। ओके सर। ডায়াল করেছেন বন্ধ আছে। আপনি যে নাম্বারটিতে ডায়াল করেছেন বন্ধ আছে। क्या ये प्रेगनेंसी किट? पॉजिटिव। मेरे भाई को मारा है तूने, इसका बदला लिए बिना तुझे छोड़ दिया तो उसकी आत्माओं को चैन नहीं मिलेगा। मार दो मुझे, मार दो।
उधर बांट दो। चल कपड़े उतार। नहीं नहीं चल चल कपड़े उतार। मुझे माफ कर दीजिए आप, जाने दीजिए मुझे, ऐसे ऐसे मत कीजिए मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, मरोगे, तुम भी मरोगे। सबको अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है, मैं भुगत रही हूँ, अब तुम भी भुगतोगे। हाँ क्या बकवास कर रही है लड़की? तुम्हें मालूम है? नहीं मालूम ना, मुझे एड्स है। ये वाला सर। सर, टुपुर के मोबाइल में जो नंबर मिला है वो इसी म्यूजिक टीचर के भाई जयंतो के नाम पर रजिस्टर्ड है। जयंतो। जी हाँ, मैं ही हूँ। पर बात क्या है सर? टुपुर का मुझे नहीं पता सर, वो तो मेरी दीदी से डांस सीखती है। अच्छा, टुपुर से फोन पे बातें क्यों करता था? बोल, सीधे सीधे बोल, क्या किया उसके साथ? सर टुपुर और चारू आई थी यहाँ पे मरने वाली रात से पहले, लेकिन सर वो दोनों चली गई थी और उसके बाद मुझे नहीं पता सर उन दोनों के साथ क्या हुआ। टुपुर और चारू दोनों क्या आई थी यहाँ? उन दोनों से रिलेशन था मेरा, मगर मैं उन दोनों से एक को लेकर भी सीरियस नहीं था, बस टाइम पास। मैंने बहुत कोशिश की उनसे पीछा छुड़ाने की, लेकिन सर वो दोनों मुझसे चिपक गई थी, मान ही नहीं रही थी रिश्ता तोड़ने के लिए सर। और इसलिए दोनों को मार दिया? नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर। मैंने एक प्लान बनाया, वायरल हो ही रहा था मुझे। मैंने दीदी से कहा मुझे गाँव छोड़ दे, लेकिन सर मेरी तबीयत खराब है ये सुन के वो दोनों यहाँ चली आई थी और मेरी सारी सच्चाई खुल गई थी सर। क्यों जानते, तुम तो कहते थे कि तुम कभी नहीं जाओगे छोड़ के मुझे, शादी करोगे मुझसे, तो फिर क्यों? मैं मजबूर हूँ चारू, जाना ही होगा मुझे और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। प्लीज जयंतो, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। तुमने कहा था ना हम लोग शादी करेंगे, घर बसाएंगे, तो फिर क्यों नहीं? चलो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, छोड़ करना। तुम हम दोनों के साथ प्यार का नाटक कर रहे हो? हाँ? नहीं मरे गिरे हुए इंसान हो तुम, जानते हो? छी छी, ईशा বলছিস তুই এগুলো দি? আমি সত্যি বলছি। I'm pregnant। और वो एक कुत्ते की वजह से, ये कुत्ते की वजह से। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। तुम्हारे मत मारो मुझे मत मारो, मुझे चुप मत मारो मुझे मत मारो, मुझे एड्स है। क्या? और कोई तरीका नहीं सूझा सर मुझे उनसे पीछा छुड़ाने का, और उन्हें यह भी पता चल चुका था कि मैं उन दोनों के साथ, तो मैंने बोल दिया कि मुझे एड्स है। और ये सुनने के बाद वो दोनों यहाँ से चली गई थी सर, और उसके बाद मुझे सच में नहीं पता उन दोनों के साथ क्या हुआ था सर। तो मासूम लड़कियों की जिंदगी खराब करने के बाद खुद की नई जिंदगी शुरू करने का सोच रहा था ना? अब मैं देखता हूँ कि तेरी जिंदगी जेल में बीते। जयंतो ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसके बयान ने इस केस के राज पर से पर्दा उठाने की बजाय इसे और पेचीदा बना दिया था। जिस लड़के की लाश पुलिस को मिली थी वो कौन था, और उसका इस केस और टुपुर या चारू से क्या संबंध था? क्या उसके कत्ल में भी उसी मर्डर वेपन का इस्तेमाल किया गया था जिससे चारू का गला काटा गया था? और टुपुर कहाँ है, किस हाल में है? वो जिंदा भी है या उसका भी कत्ल कर दिया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, चारू की हत्या क्यों हुई, क्यों काटा गया उसका गला?
जॉइन तो कोई से मतलब हमें भी घर में आके सबको पता चल गया तो वो मर जाएंगे वो सबके सब मर जाएंगे। तो हम क्या करें अभी? वही जो मैं करना चाहिए, मर जाना चाहिए। हाँ चारू, हाँ मर जाना चाहिए हमें, और कोई रास्ता बचा नहीं है हमारे पास। अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने का यही एक तरीका है चारू, बस बस। और वैसे भी हमें तो मरना ही है ना, कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का, कोई इलाज नहीं है। तो फिर क्यों ना अभी चारू, क्यों ना अभी? हाँ चारू, हाँ क्यों ना अभी? मुझे नहीं होगा, नहीं मुझे नहीं होगा। अभी बाहर बोलो, मुझे नहीं होगा ना, अभी बाहर बोला नहीं। मुझे नहीं होगा चारू, चारू मेरी बात सुन, चारू नहीं होगा, चारू मेरी बात सुन, चारू मेरी बात सुन, चारू हमें ये करना ही है चारू, हमारे परिवार के लिए चारू, उनकी इज्जत के लिए चारू। हमारे पास और कोई रास्ता बचा नहीं है चारू, तो समझते क्यों नहीं चारू? चारू सुन, चारू सुन, चारू मैं समझती हूँ दीदी, मैं समझती हूँ, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा। आप करो, ये काम आपको करना होगा। मेरे पहले होगा कि चारू, चारू सोचो मत भी, हमारे परिवार का सवाल है ना, हमारे परिवार का इज्जत का सवाल है ना। मेरे पहले होगा कि मार डालो मुझे, मार डालो। बहुत खूबसूरत लग रही हो। चल कपड़ा उतार। क्या कर रहे हैं आप? हाँ? मुझे एड्स हुआ है, मुझे एड्स हुआ है। मालूम है मुझे एड्स हुआ है। सर, दानापुर थाने से इंफॉर्मेशन आई है कि वहाँ सड़कों पे एक पागल लड़की बोलती घूमती रहती है कि उसे एड्स है। शायद वो लड़की टूपुर हो सकती है। मृत्युंजय और रंजन को खबर करके वहां पहुंचने पड़ा। चलो। ओके सर। टूपुर, टूपुर। नहीं बेटा, नहीं बेटा, टूपुर, क्या हुआ तुझे? टूपुर, टूपुर प्लीज, टूपुर, टूपुर, कुछ बाबू, टूपुर, टूपुर, मुझे कहाँ जा रही है तू? नहीं बेटा, नहीं। क्या कह रही तू? टूपुर, कुछ नहीं हुआ बेटा, टूपुर सोना। आखिरकार पुलिस की मेहनत और उनकी लगातार कोशिशों की वजह से चारू की हत्या की इस गुत्थी को सुलझा लिया गया और टूपुर को भी ढूंढ लिया गया। टूपुर अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी, इसलिए उसे चारू की हत्या के लिए दंडित नहीं किया जा सकता था। अदालत के निर्देश पर उसे मानसिक चिकित्सालय भेज दिया गया ताकि उसे सही इलाज मिल सके। जिन लोगों ने उसका अपहरण किया था और उसे कैद में रखकर उसके साथ बलात्कार किया था, उन्हें भी पुलिस ने ढूंढ लिया है
और उन पर इस वक्त मुकदमा चल रहा है। चूंकि टूपुर गर्भवती थी, इसलिए उसके परिवार ने अदालत से उसके लिए दया की गुहार लगाई, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने बच्चे के जन्म से 3 महीने पहले टूपुर को अपने परिवार के साथ रहने की इजाजत दे दी, ताकि ऐसे नाजुक वक्त में उसकी सही देखभाल हो सके। थोड़ा सा खा ले बेटी। नहीं, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा। अच्छा, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा खा ले। नहीं खाना। थोड़ा सा खा ले बेटी, प्लीज, थोड़ा सा खा ले। अच्छा बोल, लड़का होगा या लड़की? लड़की हुई तो क्या नाम रखेगी? चारू। चारू और टूपुर के साथ जो हुआ उसके बारे में सोचकर ही रूह कांप उठती है। लेकिन इन दोनों मासूम लड़कियों की जिंदगी की बर्बादी का जिम्मेदार क्या सिर्फ जयंत तो है? नहीं, इसके लिए चारू और टूपुर के माता पिता भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कुछ गलत हो जाने के डर से कभी उन्हें अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का मौका ही नहीं दिया। ये बेहद जरूरी है कि हम बुराई से अपने बच्चों की रक्षा करें, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम बुराई से उनकी पहचान होने दें, ताकि जब हम उनके साथ ना हों और अगर बुराई किसी भी भेष या रूप में उनके सामने आए तो वो खुद उसे पहचान पाए और उससे अपनी रक्षा कर पाए। क्या कंप्लेंट लिखानी? सर मुझे मेरी आई की मिसिंग कंप्लेंट लिखानी। क्या नाम है तुम्हारी आई का? सर नीलिमा मोरे। उम्र? सर 40 साल। कोई फोटो लाए हो? जी सर। कब से लापता है तुम्हारी आई? सर एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, पर कुछ दिनों से उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तुम अपनी आई के साथ नहीं रहते? नहीं सर, मैं अपनी मौसी के साथ रहता हूँ चैम्बूर में। सर एक्चुअली मेरा कॉलेज वहीं है, तो मैं उन्हीं के घर रहकर पढ़ता हूँ और मैं बचपन से अब तक उन्हीं के साथ रहा हूँ। चैम्बूर के कौन से कॉलेज में पढ़ते हो तुम? सर प्रेरणा कॉलेज, और इसी साल मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए सर। आई से आखिरी बार बात कब हुई थी? सर वैसे तो हमारी हर रोज़ बात होती रहती थी, लेकिन पिछले दिनों हमारी बातचीत काफ़ी कम हो पा रही थी। सर मैंने 2-3 दिन पहले आई को फ़ोन किया तो उनका नंबर अनरीचेबल था। क्या हुआ, फ़ोन नहीं लगा? देखो ना मौसी, आज 3 दिन हो गए, आई का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, आई को देख के आता हूँ। हो बड़ा जा। सर एक्चुअली मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, तो पढ़ाई और कोचिंग के चक्कर में बिजी रहता हूँ। आज मेरी छुट्टी थी तो सोचा आकर आई से मिल लूँ। जब आया तो देखा सर घर पे ताला लगा था। मैंने आई के पड़ोसियों से पूछा, आपने मेरी आई को कहीं देखा क्या? नाही, 2-3 दिवसात नाही बघितलं। ना वो घर पे थी ना उनका फ़ोन ऑन है, तो सर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं आपके पास आया। तुम्हारी आई कहीं काम भी करती हैं? जी सर। कहाँ? किसी एनजीओ में काम करती हैं। तुम जानते हो उस एनजीओ के बारे में? सर मैंने कभी पूछा ही नहीं उनसे। ठीक है, फिलहाल तुम जाओ, जैसे ही तुम्हारी आई के बारे में कुछ पता चलेगा हम तुम्हें बताएंगे। कामले? जी सर। इनकी कंप्लेंट लिखो। सर। पाटिल सर, नीलिमा का फोटो आसपास के हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। इसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल भी मंगवाओ, और जिस एनजीओ के लिए काम करती है उसके बारे में पता करो। ओके सर। आई, मैंने जय की मम्मी से एडवांस के बारे में बात कर लिया है और शायद कल तक मिल भी जाएगा। आई, काय झालं? तू ठीक तो है ना? तेरे बाबा का फोन आया था। उन्होंने क्यों फोन किया? अब क्या चाहिए उनको? और 6 सालों बाद उन्हें अपनी बीवी और बच्चे की याद कैसे आ गई? उन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। शर्मिंदा है या उस औरत ने लात मारकर निकाल दिया उन्हें? किस पर भरोसा कर रही है? उस आदमी पर जिसने बार बार हमारे भरोसे का कत्ल किया है। बाड़ा, कभी कभी इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता है, और ऐसे में अगर वो इंसान अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहे तो उसे एक मौका देना चाहिए ना। कोई मौका देने की जरूरत नहीं। वो इस घर में नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे, और ये फैसला मैंने आज नहीं किया है, उसी दिन कर लिया था जिस दिन वो हमें छोड़ के चले गए थे। वो दिन तो याद है ना तुझे? अरे रुकिए ना। क्या? 16 साल हो गए हमारी शादी को, 14 साल की बच्ची है हमारी। आज तक आपसे कुछ नहीं बोली। मैं ये सोचती थी कि आप चाहे रात किसी के भी साथ बिताइए, लेकिन सुबह होते तो घर आते। लेकिन आज आप उस बाजार औरत के साथ रहने जा रहे हैं, अपनी बीवी और बच्ची को छोड़ के। मेरी जो मर्जी होगी करूंगा, मेरे रास्ते में मत आ। इतने
इतने साल बाहर रहने के बाद उन्हें भी तो समझ में आया होगा ना कि अपना परिवार ही आखिर अपना होता है। कोई अगर तुझे कह दे ना कि ताजमहल आगरा में नहीं मुंबई में है तो यकीन कर लेना, लेकिन इंसान की फितरत बदल गई है, इस पर कभी यकीन मत करना। आई मैंने फैसला कर लिया है ना, वो इस घर में नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे, फिर चाहे वो बिगड़ जाए सुधर जाए, जिंदा रहे या मर जाए। अगर आई नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि जिंदगी एक अद्भुत पहेली है जिसका हल निकालते निकालते हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिंदगी की इस पहेली को हर कोई अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करता है और हर एक की कोशिश यही होती है कि इस पहेली का उत्तर अच्छा और आनंददायी ही निकले। लेकिन जिंदगी की इस पहेली का हल अगर किसी बात पर निर्भर करता है तो वो है इसी जिंदगी में किए गए हमारे कर्म और इसे संवारने की हमारी मेहनत। कभी कभी इसी पहेली में कुछ लोग जिंदगी में इतने भटक जाते हैं कि उनके हाथ कुछ नहीं लगता, ना तो चैन से जी पाते हैं और ना ही दूसरों के जीवन में खुशियों का योगदान दे पाते हैं, और अपने साथ साथ दूसरों की बर्बादी का सबब भी बन जाते हैं। मुंबई के बोरीवली इलाके में पुलिस के सामने एक ऐसा पेचीदा केस आया जो सामने से देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था, लेकिन तहकीकात के दौरान एक उलझी हुई पहेली बन गया। सर ये रही नीलिमा की लास्ट लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड की डिटेल्स। सो उनका फ़ोन लास्ट टाइम गुराई खाड़ी के पास 16 अक्टूबर दोपहर तक एक्टिव था, उसके बाद से फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। ठीक है, इस लास्ट लोकेशन पे एक टीम सर्च के लिए भेजो। सर इस कॉल रिकॉर्ड से एक बड़ी सरप्राइजिंग बात सामने आई है। नीलिमा अपने बेटे के साथ साथ 3 और लोगों से बात किया करती थी, जिसमें से एक नंबर अभी डेड जा रहा है। सर इस नंबर की डिटेल जानने की कोशिश की तो पता चला कि किसी रवि वाघमारे नाम के फेक आईडी पे लिया गया। और बाकी के 2 नंबर जो यूज कर रहे हैं वो लोग कौन है? सर एक आदमी है मुश्ताक और एक लड़की है मनीषा। इन दोनों को बुला लिया है पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए। गुड। आई ने बेशरम किस्म के इंसान निकले आप तो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? बेटा ये अपना ही घर तो है, ये सुजाता मेरी बीवी। ये घर जिसका था, ये बीवी जिसकी थी और मैं जिसकी बेटी थी, वो इंसान 6 साल पहले ही मर चुका है। तो आप कौन है मुझे पता नहीं, निकल जाइए। मनीषा बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती थी और मैं मानता हूँ बेटा, पर मुझे एक मौका तो मिल। कितने मौके चाहिए आपको, जब 6 सालों से मेरी माँ शादीशुदा होते हुए भी एक विधवा की जिंदगी जी रही थी, जब मैं 6 सालों से अनाथ की जिंदगी जी रही थी। आपने हमें बहुत टॉर्चर कर लिया, लेकिन आपने आपकी कोई बात नहीं सुननी। बेटा मुझे निकल जाइए यहाँ से, एक दफा अपनी बात निकल जाइए, दोबारा इस घर में वापस मत आना। साहब इसको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ साहब, ये तो नीलिमा है, ये वो बोरीली चाल है ना, वहाँ पे रहती है। ये तो हम भी जानते हैं कि तू इसे जानता है, दिन में 36 बार कॉल करती थी तुझे। कैसे जानता है नीलिमा? अरे साहब अपन इसको कस्टमर दिलाता है साहब। कस्टमर? हाँ साहब, ये धंधा करती है साहब, अभी से नहीं 20 साल से साहब। बीच में पता नहीं उसको क्या हो गया। ऐसी इज्जत की जिंदगी जीने का मौका और बार नहीं मिलता। मैं सब धंधे से दूर जाना चाहती हूँ। अरे इतने लंबे समय तक जितना अच्छा धंधा तेरा चल रहा है ना, उतना किसी का नहीं चलता है। कब तक ऐसे कटी पतंग की जिंदगी जीऊं मैं? कोई सहारा भी तो चाहिए ना। हाँ एक बार धोखा हुआ था, क्योंकि उस आदमी ने मेरे बेटे मुकेश को अपना नाम देने से इनकार किया, लेकिन इस बार नहीं। इस बार एक बढ़िया मौका मिला है मुझे सब कुछ सुधारने का, एक सुकून की जिंदगी जीने का, एक नई जिंदगी। अरे लेकिन नीलिमा मैं कस्टमर लोगों को क्या जवाब दूंगा? हाँ एक बार सोच ले। सोच लिया तो निकल यहाँ से मुश्ताक। साहब उसके बाद उसने मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया साहब, और फिर मैंने भी कस्टमर लोगों को मना कर दिया। पता नहीं किस रात के प्यार ने पूरे धंधे की एक रात में वाट लगा दी साहब। फिर उसके प्यार ने हवा दे दिया साहब। उसके बाद उसने मुझे सामने से फ़ोन किया, मुश्ताक कस्टमर दिला देना। खा गई ना धोखा, तभी बोला तो सुनी नहीं। अब मैं कहाँ से लाऊं कस्टमर? तक लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, कुछ कर देना मुश्ताक। अगर होगा तो बताता हूँ मैं, ठीक है? आखिरी कस्टमर कौन? मुझे नहीं मालूम साहब, और इस उम्र में उसको कौन कस्टमर लाके देगा साहब? अच्छा, उसने कभी ये बताया कि उसे पैसों की जरूरत क्यों थी? नहीं साहब, अपन सब इस पचड़े में नहीं पड़ता ना साहब।
किसी रवि वाघमारे को जानता है? नहीं साहब, ऐसा नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। सच बोल रहा है? सही में साहब। चल निकल। हाँ सर, मेरा मिलना हुआ था नीलिमा जी से। एक्चुअली मेरे कॉलेज का प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से मैं ऐसी औरतों का इंटरव्यू कर रही थी जो पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, उनके बारे में जान रही थी ताकि मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाऊँ। एक रिसर्च टाइप। अपनी रिसर्च के दौरान जब आप नीलिमा के साथ थी तब आपको ऐसा लगा कि उन्हें कोई परेशान कर रहा है, या उन्होंने कभी खुद जिक्र किया हो कि उन्हें अपनी जान का किसी से खतरा है? नहीं सर, ना ही मुझे ऐसा लगा और ना ही उन्होंने शेयर किया मेरे साथ। इनफैक्ट जब मैं उनसे मिली तब उन्होंने ये काम छोड़ दिया था। वो किसी एनजीओ के लिए काम कर रही थी, कोई एनजीओ जो फीमेल वेलफेयर के लिए काम करता है। अच्छा, किसी रवि वाघमारे के बारे में सुना आपने? नहीं सर, ऐसा तो कोई नाम नहीं सुना। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। आप जा सकते। थैंक यू सर। सर, मुझे लगता है धंधे में वापस आने की बात नीलिमा सबसे छुपा रही थी। मुश्ताक उसे कस्टमर दे नहीं रहा था, तो हो सकता है नीलिमा कस्टमर्स को डायरेक्ट अप्रोच कर रही हो। पाटिल, हो सकता है ये रवि नाम का नंबर इसी दौरान नीलिमा के कांटेक्ट में आया हो। गोराई खाड़ी के आसपास के लॉज और होटल में पता करो। हो सकता है नीलिमा किसी कस्टमर के साथ वहां गई। ओके सर। हाय गो, कितना काम करती है तू? पूरा दिन ट्यूशन ट्यूशन, एक पल भी चैन की सांस नहीं लेती। कहाँ हाल केला है? बाल तो देख कितने गंदे हो रहे हैं। क्या हुआ बालों को? अच्छे ही तो है। रुक जा। नहीं, मैं वक्त करता हूँ। तुम्ही? अरे प्रॉब्लम क्या है आपकी? क्यों बार बार यहाँ चले आ जाते हो? चाहिए क्या आपको? मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए बेटा। कौन सा परिवार? हमारी तरह और भी परिवार होंगे ही आपके, वहाँ क्यों नहीं चले जाते? या किसी ने घास नहीं डाली अभी तक? मनीषा, ये ना कल सुधरे थे, ना आज सुधरे हैं और ना कल सुधरेंगे। हम तुला दाखवतो। ये आजी का फोटो है। तुझे दिखाना नहीं चाहती थी, तेरी आंखों पे जो पट्टी लगी है ना, उसको निकालने के लिए तेरा ये देखना जरूरी है। अरे बेटा, ये तुम्हें गलत लग रहा है? ये तो मैं बेटा वो चुप! कहीं बोलू ना, दोबारा इस घर के या मेरे माँ के आसपास भी दिखे ना तो जान से मार दूं। मनीषा! बाळा, काय झालंय तुला? आजकल गुस्से में तू किसी की नहीं सुनती। आई प्लीज, तू उनको मेरी नजरों से दूर ही रखा कर। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें देखकर ना मुझे वो सारी बातें फिर से याद आती है। मेरी जो मर्जी होगी करूंगा, मेरे रास्ते में मत आ, ये तो पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूंगा। आज इतने सालों बाद उनका कोई सहारा नहीं है, तो उनको फैमिली की याद आती है। आज इतने सालों हम सबसे दूर रह के उन्हें ये तो समझ में आ ही गया है कि अपने परिवार से दूर होके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उनका उस औरत से मन भर गया होगा और अय्याशी करने के लिए पैसे खत्म हो गए होंगे। अब बीमारी पकड़ेगी तो कोई तो चाहिए ना देखभाल करने के लिए। तेरी शादी हो जाएगी, तू ससुराल चली जाएगी, तब मेरी देखभाल कौन करेगा? मैं। और कौन करेगा? मतलब अपने ससुराल में रह के तू मेरी देखभाल कैसे करेगी? मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो तुझे भी माँ सम्मान प्यार देगा, तेरी भी उतनी ही केयर करेगा और हम दोनों को कभी अलग नहीं करेगा।
सर उस मुश्ताक का फोन आया था, उसके पास नीलिमा से जुड़ी खबर है। कैसी खबर? सर उसका कहना है इन दिनों राखी नाम की एक लड़की के साथ नीलिमा को देखा गया था। ये राखी भी नीलिमा की तरह इसी धंधे में शामिल है। सर दोनों का काफी बार झगड़ा भी हुआ है। कहाँ रहती है राखी? 3 डोंगरी चौक। इस राखी से चल के पूछताछ करते हैं, शायद कुछ पता चले। नीलिमा के साथ तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ था? अरे साहब एडी है वो, 40-42 की उम्र हो गई और मुझे कहती है कस्टमर लाके दो। मैं कहाँ से कस्टमर लाके देती उसे? मैंने पूछा कि तुम्हारा उसके साथ झगड़ा क्यों हुआ? साहब मैंने उसे देखा था अपने कस्टमर से बात करते हुए। मैंने उसे बहुत बार मना किया। मैंने कहा ना कि मेरे कस्टमर से दूर रहना। उम्र ढल गई तेरी, चल निकल यहाँ से। चुप कर, तेरा ही कस्टमर ना मेरे पास आया था। मेरा कस्टमर है, चल निकल यहाँ से। इसके बाद भी नीलिमा नहीं मानी, उसने तेरे 2-4 कस्टमर तोड़ ही लिए, तो बहुत गुस्सा आया होगा ना तुझे? कहाँ है नीलिमा? किसके साथ मिलके गायब किया उसे? मैंने नहीं मारा उसे, मेरे धंधे की कसम साहब, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आई शपथ। अभी हम जा रहे हैं, लेकिन तू शहर छोड़ के मत जाना। साहब मेरे कानों को एक खबर लगी, अगर आपको है तो बताऊं? कैसी खबर? मैंने सुना है कि नीलिमा को पैसे की जरूरत है, इसलिए आजकल वो एक लड़की की डील कर रही है। ठीक। नीलिमा जिन जिन लड़कियों के साथ कांटेक्ट में थी, मुझे उन सबके नंबर चाहिए फौरन। ओके सर। सर आप लोग, मेरी आई का कुछ पता चला क्या? मुकेश, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारी आई काम क्या करती है? जी सर। सर वो पैसों के लिए दूसरे मर्दों के साथ। सर इससे मुझ पे और मेरे करियर पे कोई असर ना हो, इसलिए उन्होंने मुझे हमेशा अपने से दूर रखा। सर एक शहर में होते हुए भी मैं बचपन से यहाँ अपनी मौसी के साथ रहा हूँ। पर सर ये सब बातें काफी पुरानी हैं। मैंने आई से कितनी बार कहा कि यहाँ आकर हमारे साथ रहें। ये ले गर्मा गर्म रोटी। अरे आई बस 4 रोटी भी कोई खाता है क्या? दिन बे दिन सूखता जा रहा है तू। आजकल के लड़के ना सिर्फ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स पे जीते हो तुम लोग। कितनी सुकत चल रहा है तू गधड़ा। हाँ मौसी खिलाती नहीं क्या तुझे? बात करो उससे मैं। अरे उनसे क्या बात करनी आई, आप भी वहीं आ जाओ, खुद ही मेरा ध्यान रख लेना। और वैसे भी आई अगले महीने मेरा कॉलेज का रिजल्ट आ जाएगा, फिर मुझे आराम से किसी भी इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम मिल जाएगा। पर तुझे तो मेडिकल करना था ना? करना तो है आई, पर इतने पैसे लगते हैं कि क्या बोलूं। 15-18 लाख से कम में बात नहीं बनेगी। तू खर्चे की चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। शायद इसी वजह से तुम्हारी आई हाल फिलहाल में पैसे इकट्ठा कर रही थी अपनी पुरानी कमाई के जरिए से। कौन कौन टच में था तुम्हारी आई? सर मुझे नहीं पता। किसी रवि वाघमारे या मनीषा को जानते हो? तुम्हारी आई से इनकी फोन पे बहुत बात होती थी। नहीं सर, मैंने आई के मुंह से ये दोनों नाम कभी नहीं सुने। ठीक। सर शायद पैसों की जरूरत ने नीलिमा को वापस से उसी दलदल में खींच लिया होगा, लेकिन ये रवि वाघमारे इस नाम की फेक आईडी वाला नंबर कौन यूज कर रहा होगा? सर पाटिल, हो सकता है किसी से कोई पुरानी दुश्मनी हो सकता है इस मुश्ताक ने कोई कांड किया। वैसे भी इन दिलालों की ईगो सबसे ज्यादा हर्ट होती है। ऐसी ही कोई ठेस हो सकता है नीलिमा से मिली हो। इस मुश्ताक पे नजर रखो। सर मैंने नीलिमा की कॉल डिटेल फिर से चेक करी, उसमें मनीषा के अलावा कोई और यंग लड़की नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मनीषा ने हमसे झूठ बोला? पाटिल उसके कॉलेज में पता करो, क्या वो वाकई ऐसे किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी जिसकी वजह से वो पेशा करने वाली औरतों के कॉन्टेक्ट में आई? सर मैंने कॉलेज अथॉरिटी से बात की थी। सर वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट का कहना है कि मनीषा ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं थी जिसमें उसको देह व्यापार से जुड़ी औरतों से मिलना पड़े। सर इनफैक्ट वो तो रेगुलर कॉलेज भी नहीं जाती थी, कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। पाटिल यकीनन मनीषा ही वो लड़की थी जिसका सौदा होने वाला था, और रवि वाघमारे की फेक आईडी पे जो नंबर लिया गया उसे वो तीसरा आदमी इस्तेमाल कर रहा होगा जिसकी दिलचस्पी थी मनीषा को खरीदने में। चलो मनीषा के घर चलो। सर मनीषा यहीं रहती है? हो साहेब, काय झालं? काय मनीषा, आप माँ हैं उसकी? हाँ मैं माँ हूँ उसकी। वो तो अभी ट्यूशन पढ़ाने गई है साहब।
अब तक तो आ जानी चाहिए थी, पर आज शायद लेट हो गया। अच्छा, वो किन किन स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाती है? साहब, मैंने एक डायरी में सब लिख के रखा है। मैं आंटी साहब, इसी डायरी में मैंने सब कुछ लिखा है कि वो कहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाती है, कितने बजे जाती है। पर हुआ क्या है साहब, सब ठीक तो है ना? बताते हैं। जी, हमें मनीषा के बारे में जानकारी चाहिए। क्या मनीषा आज आपके बेटे को ट्यूशन पढ़ाने आई थी? नहीं सर, वो तो 2-3 दिन से नहीं आई। जब मैंने उसको फोन किया था तो वो बोल रही थी कि वो बीमार है। अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी उससे? कल ही बात हुई थी उससे सर मेरी। सर, मनीषा जिन जिन जगह ट्यूशन पढ़ाने जाती थी वहाँ उसने झूठ कह रखा था कि वो बीमार है, लेकिन उसकी माँ को यही लगता था कि वो ट्यूशन पढ़ाने जाती है। वहीं दूसरी ओर जब वो हमें मिली तब भी उसने झूठ कहा कि वो नीलिमा से किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिली थी। अब सर, इन सारे झूठों के बाद तो एक ही बात साफ होती है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। पाटिल, मनीषा का कॉल डिटेल और लोकेशन चेक करो। आसपास के हर पुलिस स्टेशन में इसका फोटो सर्कुलेट करो। मुझे लगता है लोकेशन की डिटेल से हमारी आधी पिक्चर तो क्लियर हो ही जाएगी। जरूर नीलिमा की लास्ट लोकेशन पे इस मनीषा का फोन भी एक्टिव मिलेगा। जहां नीलिमा का सच पुलिस के लिए शॉकिंग था, वहीं उसकी गुमशुदगी कई सवाल लिए खड़ी थी। अपने बेटे को आगे पढ़ाने की चाह में और एक नई जिंदगी जीने की उम्मीद में वो अचानक कहां गायब हो गई थी। दूसरी तरफ मनीषा की कोई खबर नहीं थी। मनीषा को अपना पिता सुनील फूटी आंख नहीं सुहाता था। आखिर क्या कनेक्शन था मनीषा और नीलिमा के बीच? ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में कब, कैसे और क्यों आई थी? कहीं मनीषा की गुमशुदगी के पीछे उसके रिश्तों की कड़वाहट तो नहीं थी? पुलिस मनीषा और नीलिमा दोनों की खोज में लगी थी। सर, आपका शक सही निकला। सर, 16 अक्टूबर को मनीषा का फोन की लोकेशन ठीक उसी खाड़ी के पास थी जहाँ पे नीलिमा के फोन की लास्ट लोकेशन थी। बट एक बात तो क्लियर है, ये नीलिमा और मनीषा के तार जुड़े हुए हैं। सर, हो सकता है पहले नीलिमा ने अपने आप को अंडरग्राउंड किया हो और उसके बाद मनीषा को किसी के हाथों बेच दिया हो। पाटिल, फौरन इस नीलिमा के नाम का रेड अलर्ट जारी करो और इसका बेटा मुकेश, उसका फोन टैप करो और अपना एक कांस्टेबल उसके पीछे लगा दो। उसके पल पल की मूवमेंट पे नजर रखो। ओके सर। हेलो, हाँ बोला। क्या? सर, पेट्रोलिंग टीम को एलटी रोड नाले के पास एक लाश मिली है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक टीम को भी इन्फॉर्म करो। मनीषा की मां को भी खबर करो। सर, मनीषा, 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 अरे मनीषा। सुजाता जी, हम जानते हैं कि सवाल जवाब करने के लिए सही समय नहीं है। आपने अपनी बेटी को, लेकिन हो सकता है कि आपका एक जवाब हमें वो क्लू दे दे जिसकी वजह से आपकी बेटी के कातिल जेल की सलाखों के पीछे हो। क्या मनीषा की किसी से कोई दुश्मनी थी, या कोई ऐसा जिसे मनीषा नापसंद करती थी? क्या कभी उसने किसी नीलिमा नाम की औरत के बारे में आपको कुछ बताया? बाजी, मनीषा अपने आप में खुश रहने वाली और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। पढ़ाई और ट्यूशन के अलावा उसका दिमाग कहीं चलता नहीं था। किसी से ज्यादा घुलना मिलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक फिक्स ऑटो वाला था, उसी की रिक्शा में वो आया जाया करती थी, पर काम खत्म करते ही वो तुरंत घर आ जाती थी। सर, फिक्स रिक्शा वाला? मनीषा कहीं भी उसी के साथ आया जाया करती थी। उसका नाम अमित है। कोई और ऐसा जिसे मनीषा नापसंद करती हो? सुनील, मनीषा के बाबा सुनील, उनसे मनीषा की कभी नहीं बनी। इतना जबरदस्त झगड़ा हुआ था उन दोनों में। मनीषा ने सामान के साथ सुनील को घर से बाहर कर दिया था। सुनील का तो हाथ भी उठ जाता, पर उन्होंने अपने आप को रोक दिया। ये सुनील कहाँ रहता है? अंधा हो गया था सर। मैंने जो गलती की, भगवान वो किसी और से ना करे।
उस औरत के लिए मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपनी बेटी को छोड़ दिया, और सर उसी औरत ने मुझे धोखा दिया। उसके बाद ही मुझे समझ आया। लेकिन सर मनीषा नहीं चाहती कि मैं उनकी जिंदगी में वापस आऊं। उसने मुझे घर से धक्के देके निकाल दिया। सोचा था सर इतने सालों की नफरत है कम हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं और उसने मुझ पे हमला करवा दिया। आपने हमलावर को देखा था? नहीं सर, वो हमला पीछे से हुआ था, सर पर। सर जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। और सर जब मैंने इस बारे में मनीषा से बात की तो पर के हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, बेटा मुझे एक मौका दे दे बेटा, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता बेटा। अगर दोबारा मेरी आई की जिंदगी में या मेरे घर में आने की कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी कि आपने मेरा रेप करने की कोशिश की। फिर जिंदगी भर हवालात में सड़ते रहना। वो बहुत जुनूनी लड़की थी सर, कुछ भी कर सकती थी। इसलिए तुमने एक बार में ही उससे छुटकारा हासिल कर लिया? नहीं सर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बच्ची है सर मैं उसे क्यों मारूंगा? और फिर सर वो गलत भी तो नहीं थी, मेरे ही पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। चलो नीलिमा की गुमशुदगी अब भी एक पहेली बनी हुई थी, उसका अब तक कुछ पता नहीं चला था। कहते हैं इंसान जो बोता है वही काटता है। सुनील ने रिश्तों की अहमियत को कभी नहीं समझा और उसमें इतनी कड़वाहट घुल गई कि जहर का रूप ले लिया। सुनील पर हुआ हमला क्या एक सच्चाई है या फिर ये एक नाटक है? जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा था कई खुलासे हो रहे थे, लेकिन कुछ राज अब भी ऐसे थे जो सर छिपाए हुए थे। पुलिस ने कोई दिशा नहीं छोड़ी। सर ये सुनील तो पूरा दिवालिया हो चुका था, इसे उस घर में शेल्टर चाहिए था जो कि मनीषा के रहते पॉसिबल था नहीं। हो सकता है इसी वजह से उसने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। पाटिल ये सुनील मनीषा से कनेक्टेड था और मनीषा नीलिमा से। चलो मान लेते हैं कि सुनील ने ही मनीषा का कत्ल किया, तो नीलिमा कहाँ है? उसकी लास्ट फोन लोकेशन से भी हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा। इस सुनील की कॉल और लोकेशन डिटेल्स निकालो, इस पे अच्छे से नजर रखो। इसकी दिनचर्या क्या है, कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, इसके हर मूवमेंट को ट्रैक करो। सर ये रहे मनीषा के पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट। शायद मनीषा ने मरने से पहले अच्छा स्ट्रगल किया होगा और उसके नाखूनों में मिलने वाला मेकअप बेस उस अटैकर का ही है। पाटिल मैं 99% श्योर हूं कि मनीषा पर अटैक करने वाली कोई लड़की ही थी। नीलिमा के घर से उसके कॉस्मेटिक सैंपल इकट्ठा करो और मनीषा के नाखून में मिलने वाले मेकअप बेस से मैच करो, क्योंकि नीलिमा और मनीषा दोनों कॉन्टैक्ट में थे। और उस रवि वाघमारे की कुछ लीड? नहीं सर। और वो ऑटो ड्राइवर जिसके साथ मनीषा आती जाती थी, उसका कुछ पता चला? हाँ सर, उसे बुला लिया है पूछताछ के लिए। तो मनीषा सिर्फ तुम्हारे साथ आती जाती थी? जी सर, कभी घर कभी ट्यूशन। उनको जब भी ऑटो की ज़रूरत होती थी वो मुझे फ़ोन कर देती थी, मैं उनको वहाँ से पिकअप करके उनको जहाँ जाना था वहाँ ड्रॉप कर देता था। सिर्फ तुम्हारे साथ ही आती जाती थी? तो कभी उसकी किसी से कोई ऐसी झड़प हुई जिसकी वजह से कोई उसे जान से मार दे? सर गुस्सा तो उनके नाक पर ही रहता था, पर लड़की बुरी नहीं थी बेचारी। अरे वाह, तो तुमने बीएमएस किया हुआ है, फिर तुम ये रिक्शा क्यों चला रहे हो? मैडम मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना माँ बाप ना कोई और। अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसी के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। अरे पर इतनी अच्छी डिग्री के साथ तुम कोई अच्छी खासी नौकरी भी तो कर सकते हो, ये रिक्शा चलाने की क्या जरूरत है? वो क्या है ना मैडम, अपने देश में केवल 3 चीजें चलती हैं, अनशन, रिजर्वेशन और डोनेशन। और इन तीनों चीजों के लिए ना मेरे पास औकात है और ना किस्मत। अपनी किस्मत तो इन 3 पहियों पर है, रोज चलाओ रोज कमाओ। इसके लिए ना औकात लगती है ना किस्मत। आप देखिएगा मैडम जी, बहुत जल्दी मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। That's great. अगर कोई हेल्प की जरूरत पड़ी तो जरूर बता देना। सर वैसे तो किसी के घर की बात ऐसे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब भी अपनी माँ से फोन पे बात करती थी अपने पिताजी को लेके बहुत परेशान लगती थी। आई तो फिर से वो लेके बैठ गई। आई मैं तुझे दोबारा बता रही हूँ, वो मेरा बाप नहीं है। क्या हुआ मैडम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम अपने काम से काम रखो, वरना मैं दूसरा ऑटो कर लूंगी। अच्छा, तुमने कभी मनीषा को गोराई खाड़ी के आसपास छोड़ा या कभी आना जाना हुआ? नहीं सर, गोराई खाड़ी के पास तो कभी जाना नहीं हुआ। उनके सारे ट्यूशंस लिंक रोड या एसपी रोड पे ही थे। ठीक है, तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। ठीक है सर। ये इम्पॉसिबल है सर, मेरी आई कुछ गलत नहीं कर सकती।
सर वो तो बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे लिए जो सेक्रीफाइसेस किए ना मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। सर मुझे पाला पोसा बड़ा किया, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पढ़ाई पे होने वाले खर्च को निकालने का शॉर्टकट तरीका उनका? लड़की के बदले बहुत बड़ी रकम मिलने वाली थी उन्हें। नहीं सर, वो तो खुद इस दलदल से निकलने की दिन रात कोशिश कर रही थी। वो भला किसी को इस दलदल में क्यों डाले सर? तो उन्होंने मनीषा को क्यों मारा? मैं नहीं मानता कि मेरी आई ने किसी का खून किया है सर, वो ऐसा नहीं कर सकते। हेलो, हाँ बोला। ठीक सर। तुम बैठो बाहर, हम आते हैं। विक्टिम की बॉडी देखकर लगता है कि ये भी नीलिमा की उम्र की ही होगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और नीलिमा के बेटे मुकेश को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाओ। तू खर्चे की चिंता मत कर, मैं हूं ना, तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। सर नीलिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत 10 से 12 दिन पहले हुई थी, यानी कि जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन से। सर मौत सिर पे पत्थर मारने की वजह से हुई थी और विक्टिम के हाथों में कुछ बाल मिले हैं सर, जो कि किसी औरत के हैं। नीलिमा की मौत मनीषा की मौत से पहले हुई थी। पाटिल, इन बालों का डीएनए मनीषा के डीएनए से मैच करो। पुलिस को अब तक यही लग रहा था कि मनीषा की मौत के पीछे नीलिमा का ही हाथ है और हत्या करके वो कहीं फरार हो गई है। ये दोनों अलग अलग रहने वालों के बीच ऐसा क्या कनेक्शन था कि दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया गया? केस का यह पड़ाव पुलिस को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा था जहां तहकीकात के रास्ते में कई उलझनें थी, लेकिन दोनों मर्डर्स के तार को जोड़ते जोड़ते पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर रही थी। सर ये रही डीएनए रिपोर्ट। इसका मतलब है कि मनीषा ने ही नीलिमा को मारा है। तो फिर मनीषा को किसने मार डाला? और मनीषा के नाखून में मिले क्रीम के सैंपल्स नीलिमा के घर में मिले मेकअप के सामान से मैच कैसे हुए? सर हमें ना तो मर्डर वेपन मिला है, ना कोई ऐसा शख्स जो इन दोनों में कॉमन हो। पाटिल, इस केस की कोई एक कड़ी है जो हमसे छूट रही, और जब तक ये कड़ी हमारे हाथ नहीं लगती मुजरिम के हाथ में हथकड़ी नहीं लग पाई। मुझे लगता है हमें एक बार फिर से इस केस को रिविजिट करना चाहिए। नीलिमा गायब हुई थी 16 अक्टूबर को। इसके साथ जुड़े थे मुश्ताक और राखी और एक फेक आईडी जो रवि वाघमारे के नाम से ली गई। मनीषा की लाश हमको मिलती है 31 अक्टूबर को। मनीषा का खून किसने किया यह अभी तक एक सवाल है। और मनीषा की जिंदगी में कौन था? मनीषा को नफरत थी अपने पापा सुनील से, और सुनील का नीलिमा से कोई रिलेशन नहीं। पॉसिबल है सर। ये तो क्लियर है कि मनीषा ने ही नीलिमा को मारा और नीलिमा के हाथ में मनीषा के बाल इन दोनों के बीच हुई झड़प के दौरान आए हों और मनीषा ने खुद को बचाने के लिए नीलिमा को मारा होगा। पॉसिबल है सर। फिर कुछ दिनों बाद किसी ने मनीषा को मार डाला और मनीषा के नाखूनों में जो मेकअप क्रीम मिली वो नीलिमा की मेकअप क्रीम से मैच करती थी। अब नीलिमा मनीषा को नहीं मार सकती क्योंकि नीलिमा खुद कुछ दिन पहले मर चुकी है। एक बात तो कंफर्म है सर, कातिल कोई भी है वो औरत है, क्योंकि हमें मनीषा के नाखून से क्रीम मिली। 2 फीमेल विक्टिम्स हैं और 2 फीमेल किलर्स। पाटिल, रवि वाघमारी की फेक आईडी से लिया गया वो नंबर जिससे नीलिमा की अक्सर बात हुआ करती थी, वो जिस सेल फोन से यूज होता था उसमें कोई नया नंबर एक्टिव हुआ? नहीं सर। पाटिल, उस नंबर की डिटेल्स एक बार फिर से चेक करो। उस नंबर से किन किन लोगों से बात हुई, किस किस लोकेशन पे वो एक्टिव था, सब चेक करो। सर इस रवि वाघमारे नाम की फेक आईडी से लिए गए नंबर से अक्सर नीलिमा को कॉल किया जाता था। सर एक और नंबर है जो किसी और का, जिसके नाम पर भी ये नंबर है उसकी कुंडली निकालो। ओके सर। रिया राजपूत कौन है? वो रिया। क्या हो? यस सर। रवि वाघमारे को कैसे जानती हो? सर मैं किसी रवि वाघमारे को नहीं जानती। 44457 इस नंबर से बहुत बार बात होती है तुम्हारी। सर मुझे सारा दिन में इतने सारे कस्टमर्स के कॉल्स आते हैं कि मैं क्या बताऊं। ये भी कोई कस्टमर ही होगा, मैं किसी को नाम से नहीं पहचानती। हाँ इसके इतने सारे कॉल्स आए हैं तो ज़रूर इसकी डिलीवरी थोड़ी लेट से हुई होगी। अपना सेल फोन दो।
सर नंबर सेव नहीं। ठीक है सर, अगर कोई और केस होता तो मैं इस बात पे गौर नहीं करता। हालांकि मनीषा के कातिल का क्लू भी हमें मनीषा के नाखून में मिले मेकअप क्रीम से मिला है। सर, इस रिया ने भी काफी मेकअप किया हुआ है। सर, हो ना हो इस रिया का कुछ तो लेना देना है इस केस से। मुझे इस रिया के पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स चाहिए। देखते हैं कि 31 अक्टूबर के दिन, जिस दिन हमें मनीषा की लाश मिली, इस रिया के सेल की लोकेशन क्या थी। ओके सर। हेलो, सुनो, तुम मुझे आधे घंटे में आके मिलो। नहीं, मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। हाँ, जल्दी आओ। सर, रिया की डिटेल मिलने के बाद केस आईने की तरह साफ हो चुका है। 31 अक्टूबर को मनीषा का फोन जिस लोकेशन पर एक्टिव था और उसका मर्डर हुआ था, ठीक उसी जगह उसी वक्त रिया का फोन भी एक्टिव था। फौरन इस रिया को अरेस्ट करते हैं। रिया का है? सर, रिया आपके जाने के बाद कुछ काम से अर्जेंट निकल गई, वापस अभी तक लौटी नहीं। नंबर लाओ सर। सर, नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। हमें रिया का एड्रेस दीजिए फौरन। जी सर। कौन सा घर है? सर, ये वाला। सर, रिया तो थोड़ी देर पहले ही घर से निकली है। अरे, तू कहाँ जा रही है? मौसी की, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ रहती है उसकी मौसी? सर, हम दोनों 2 साल से एक साथ ही रहते हैं। मुझे बस इतना पता है कि वो अनाथ है और तलाकशुदा है। मुझे कभी उसने अपने मुंह से नहीं बोला कि इसका कोई यहाँ रिलेटिव या रिश्तेदार यहाँ रहता है। कितना वक्त हुआ ऐसे निकले हुए? आधे घंटे से ऊपर हुआ सर। चलो। फौरन रिया के अपडेटेड कॉल रिकॉर्ड्स मंगाओ। अगर वो फरार है तो हमसे घबराकर उसने किसी को कॉल जरूर किया होगा। उसने जिसे भी कॉल किया है उसे ट्रैक करो। वी हैव टू कैच हर। हेलो तांबे, एक नंबर नोट करो। क्या हुआ सर? मोबाइल दे। सर, बात क्या है? मोबाइल दे। सर, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या बताइए तो। बोल, क्या खिचड़ी पक रही थी? मनीषा मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो इस तरह फायदा उठा रहा था खुद के पढ़े लिखे होने का? सर, बात अफेयर तक तो ठीक थी, पर पिछले कुछ दिनों से वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैं उसके बाप को मार दूं। उसके कहने पे ना मैंने उसके बाप पे एक छोटा सा हमला भी किया था। सर, अमित और मैं पिछले 3 महीनों से रिलेशनशिप में थे। हम दोनों ने तय किया था कि हम शादी करेंगे, लेकिन वो मनीषा अमित को बहुत परेशान कर रही थी। उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, उसे पाना चाहती थी। इनफैक्ट मैंने मनीषा को समझाया भी, लेकिन वो समझी ही नहीं। अमित, तुम इसे बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और हमारी शादी होने वाली है। अमित, बोलो ना इसे जाने के लिए। कौन है ये और हमारे बीच में क्यों आ रही है? तुम बोलो इसे। तुम मुझसे शादी। मैं बीच में नहीं आ रही, तू बीच में आ रही है। अमित सिर्फ मेरा है। अब चुपचाप पतली गली से निकल ले, वरना ऐसा हाल करूंगी ना तो याद रखेगी, समझी? तू क्या करती? मैं तुझे दिखाती। और नीलिमा, उसे क्यों मारा? नीलिमा? सर, मैं किसी नीलिमा को नहीं जानती। सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। सर, नीलिमा मेरी गर्लफ्रेंड थी। वो वक्त की मारी हुई थी, बहुत टूट गई थी। मैंने उसको थोड़ा सहारा दिया तो वो सीरियस हो गई। सर, मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया था कि देख, मजे करने तक ठीक है, पर धंधे वाली को कोई घर वाली थोड़ी बनाता है।
मैंने उसको कितना समझाया, वो मेरी बात सुन ही नहीं थी। इसलिए मैंने जाके मनीषा को सब कुछ बता दिया। मनीषा मुझको लेके बहुत पॉजिटिव थी, इसलिए उसने सबसे पहले उसको कॉल किया, नीलिमा को फोन करके कई बार समझाया। फिर मैंने नीलिमा को फोन करके कुराई की खाड़ी के पास बुलाया, ये कह के कि मैं अपने सारे जमा किए हुए पैसे उसको दे दूंगा, मगर बदले में उसे मुझे छोड़ना होगा हमेशा के लिए। सर मैं जानता था उसको पैसे की जरूरत थी। सुन, तू मेरे अमित की जिंदगी से निकल जाओ। अमित सिर्फ मेरा है और मैं बहुत जल्द इससे शादी करने वाली हूँ। सर मनीषा ने मेरा जीना हराम कर दिया था। दिन भर एक ही बात टेप की तरह रटती रहती थी कि मैंने तुम्हारा नीलिमा से पीछा छुड़ाया, अब तुम्हें मेरा काम करना होगा, मेरे बाप को मारना होगा। सर उसने मुझे धमकी देना शुरू कर दिया था कि अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो मुझे नीलिमा के मर्डर में फंसा देगी। उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं इसका भी काम तमाम कर दूंगा। पढ़े लिखे थे, अच्छा करियर बना सकते थे, क्या मिला ये सब करके? तूने दो इंसानों की जान ली, और वो भी वो इंसान जो तुझसे प्यार करते थे। ठीक है, तुझ्यासाठी कितनी सुंदर साड़ी है, बहुत महंगी होगी ना? इतना पैसा क्यों खर्च किया? तूने जिंदगी में बहुत कुछ देखा और सहा है, तब तो मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन अब मैं तुझे वो सारी खुशियां देना चाहती हूँ जो तू डिजर्व करती है। जिंदगी की पहेली को सुलझाने में जिंदगी ही बर्बाद कर ली। दुनिया की सबसे जटिल और रहस्यमय रचना है इंसानी दिमाग। इसकी असीम क्षमता और ताकत इसे अनोखा तो बनाती है, लेकिन कभी कभी ये दिमाग दहशत का कारण भी बनता है। हम क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं, ये सब हमारे काबू में है। इसकी चाबी हमारे शरीर के उसी हिस्से में होती है जिसका नियंत्रण अगर हमारे हाथ में ठीक से हो तो ही ये फैसले सही तरीके से लिए जा सकते हैं। और अगर हम इस पर काबू ना रख पाए तो तकलीफ सिर्फ हमें नहीं, हमारे परिवार वालों, हमारे आसपास के लोगों और हमारे चाहने वालों को भी होती है। ऑटो चालक अमित कदम एक ऐसी मनोवृत्ति का शिकार था जहां उसे अपनी अहमियत के आगे इंसानी मूल्य भी छोटे लगने लगे थे। नीलिमा कभी इस नर्क में नहीं फंसना चाहती थी, लेकिन अपने बच्चे की खुशी और उसके उज्जवल भविष्य के लिए वो इस नर्क से गुजरने को तैयार हुई। और अपनी बेटी को खोने के बाद उसकी मां सुजाता के आंसू अब भी नहीं थमे हैं। याद रखें कि गलत मकसद से चुना गया रास्ता हमें गलत मंजिल तक ही ले जाता है, और वो मंजिल एक ऐसी मंजिल होती है जिसके आगे जिंदगी दम तोड़ देती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।